क्योंकि फर्स्ट टाइम आप CCS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं तो उनको ये नहीं पता होता पेपर का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम कितना हार्ड आएगा, ईज़ी आएगा, किस तरह से सिलेबस को कवर करना चाहिए। फिर एक बार अगर आप 2-3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लेते हैं फिर आप खुद भी हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको भी पता लग जाता है कि किस तरह से एग्ज़ाम पूछा जाता है, किस तरह से आंसर्स लिखने होते हैं, क्या-क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज वैसे जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा सोशलॉजी का मैंने डाला हुआ है आपको। तो सोशलॉजी हमारा 2 सेमेस्टर में कवर होगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सोशलॉजी 1 है और फिर सेकंड सेमेस्टर में सोशलॉजी 2 आ जाएगी। ये 2 साल आपका BA चलेगा, फिर 3 साल आपका LLB चलेगा। तो 2 साल कम से कम आपके BA के सब्जेक्ट चलते रहेंगे। तो सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब इसको हम टफ सब्जेक्ट नहीं कह सकते। एक तरह से ईज़ी सब्जेक्ट की कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरा क्या है, इसमें कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन हैं जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए इसको गैस करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन भी डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं सोशियोलॉजी के, तो फिर आपका जो पूरा पेपर लगभग उसी में से आ जाएगा। आपको ज़्यादा इधर-उधर से कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हर बार हर साल एक क्वेश्चन आता है आपका ट्राइब। ट्राइब के बारे में आता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, उसके बारे में आता है कि व्हाट इज़ ट्राइब, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्राइब्स के, या फीचर्स क्या है ट्राइब के, या आप इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे ट्राइब, या ट्राइब्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिखना है आपको। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ट्राइब के ऊपर बार बार आते हैं। और इस तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस तरह से ट्राइबल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइब कौन होते हैं, या ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल सोसाइटी किसे कहते हैं। तो ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते थे, जंगली आदिवासी लोग, ठीक है, जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाए। इनका अधिकतर काम फॉरेस्ट के अंदर जंगलों में रहना था और ये जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करते थे अपनी हर चीज़ के लिए। तो ये आइसोलेटेड कम्युनिटी है जो मेन शहरों से कटी हुई थी, या मेन गाँव में भी ये कम्युनिटी नहीं थी, ये वहाँ से भी कटी हुई थी। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ट्राइब के, तो ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात क्या है, इनके टेरिटरी कॉमन होती है। मतलब एक ही जंगल में, एक नहीं कई, मतलब अलग अलग आबादियाँ हो सकती है, जैसे संथाल्स हैं, ठीक है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। तो ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन से रिलेट करते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, हिल हो गए, या फिर आपके रूरल एरियाज हो गए यहाँ पर। इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी सेम ही होती है। मतलब किसी भी कम्युनिटी के लोगों, जो ट्राइब्स हैं उनकी कम्युनिटी और सर उनकी इकोनॉमिक प्रैक्टिस सेम है, जैसे एग्रीकल्चर करना, हंटिंग करना, या गैदरिंग करना और हैंडीक्राफ्ट, इनकी स्पेशलिटी हैंडीक्राफ्ट भी है। और इसी से जो है ये नॉन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रहते हैं और इसी से इनका घर भी चलता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो अगला फीचर्स है इनका, ये अगला करेक्टरिस्टिक जो है कि एक सोशली ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है ये, जिसमें इनका एक लीडर होता है और ये सारे डिसीजन जो होते हैं उस लीडर के अगुवाई में कलेक्टिवली लेते हैं। अब जो लीडर होता है वो या तो सबसे सीनियर मेंबर होता है इनके ग्रुप का, या सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति होता है जो विजडम और हेरिडिटरी के रूल को ये फॉलो करते हैं। कल्चर डिस्टिंक्टिव, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके आर्ट, ड्रेस, रिचुअल्स, भाषाएं, लैंग्वेज वो लगभग सेम ही होती है, थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ओरली अगर हम बात करें तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपनी चीज़ें जो है आगे सिखा देती है। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आपने देखा होगा, तो जंगलों में जो गुफाएं होती हैं, जो केव्स होती हैं, केव में जो ये लोग ड्राइंग भी बनाते थे। मतलब इनकी इनके पास जो है कोई प्रैक्टिकल या किताब को मतलब जो लिटरेचर वाला कोई सिस्टम नहीं था। ये ओरल के थ्रू जो मैसेजेस नेक्स्ट कम्युनिटी को पास करते थे। इसके अलावा ये रिलीजियस भी थे, ये इनके मतलब अपने गॉड भी हैं। ज़्यादातर इनके जो भगवान हैं वो एनिमिस्टिक्स फीचर्स के, मतलब एनिमल के शेप्स के भगवान हैं, जैसे गणेश भगवान हाथी के शेप के दिखते हैं। इस तरह से इनके एनिमल्स एनिमिस्टिक मतलब भगवान हैं जो उस तरह के दिखते हैं। नेचर सेंट्रिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये अपने भगवान की पूजा करते हैं। इसके अलावा ये नेचुरल जो बॉडीज़ होती है उनको भी पूजा करते हैं, जैसे सन, मून, ट्रीज और रिवर, इनकी भी ये पूजा करते हैं, माउंटेन। इसके अलावा अगर इनके हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें,
तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये छोटे छोटे असेंबलीज में या ग्रुप में रहते हैं, हर ग्रुप का एक लीडर होता है। इसके अलावा जो इनके फीचर्स की बात करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर इनके फीचर्स की बात करें कि ट्राइबल कम्युनिटी के फीचर्स क्या है, तो ये आइसोलेटेड ग्रुप है, मतलब ये समाज से कट के रहता है, ये समाज के मेन स्ट्रीम में आते ही नहीं। इसके अलावा ये होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं, मतलब होमोजेनिटी मतलब ये एक जैसे ही दिखते हैं सारे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने देखा होगा कोई जंगली आदिवासी लोग, तो वो एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, एक जैसी चीज़ें रखते हैं, ज़्यादातर अधिकतर एक जैसे दिखते हैं, इनके घर भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। मतलब शहरों की तरह कोई 2 मंजिले 4 मंजिले घर नहीं होते। इनके पहाड़ों में, गुफाओं में या छोटी-मोटी झोपड़ियाँ, उस तरह के इनके घर होते हैं। इसके अलावा ये जो है अपनी कम्युनिटी के लिए कलेक्टिव ओनरशिप रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो कम्युनिटी होती है, वो या तो वो होती है जैसे बंजारा टाइप होती है जो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, या ये एक ही जगह रहने वाली कम्युनिटी हो जाती है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो जोग्राफिकल बेसिस पे हम कर सकते हैं, जैसे नॉर्थर्न ईस्टर्न का ट्राइब्स, जिसमें नागा है, मीजो है, गैरोज हैं। फिर या फिर सेंट्रल इंडिया में जो पाए जाते थे आदिवासी, जो गौंड्स हैं, संथाल्स हैं, ये सेंट्रल इंडिया में रहते थे। अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में भील्स और मीनास दो कम्युनिटी थी। और अगर हम साउथर्न की बात करें, जो साउथ में रहते थे साउथ ट्राइबल्स, वो है टोडास, इरूस, कोटास, ये हमारे वो हैं जो एरिया वाइज अगर हम इसको बांटें। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह बांटें इनको, ट्राइब्स को, तो जो शिकार करते थे, जो हंटर थे, वो थे आपके जारावस। और जो किसान थे, जो खेती करते थे, वो थे गॉन्ड्स। और इसके अलावा जो जंगली जानवरों को शिकार करके खाते थे, और जो पेड़ों में जो कंदमूल फल वगैरह होते हैं उन पे जो जिंदा रहते थे, वो थे टोडास। तो इनके हिसाब से भी इनको बांट सकते हैं। अगर हम इसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी की कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी दिख रही है वो तो एजुकेशन दिख रही है, कि यहाँ पे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, और ये अपने पूर्वजों से ओरली शिक्षा ले रहे हैं। तो ये रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लैंड एनिलेशन, मतलब ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो जंगलों में रहते हैं, तो इनके पास पर्टिकुलर ऐसी ज़मीनें नहीं होती जहाँ पर ये कुछ काम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल ये खेती बाड़ी कर सकें, या ये कोई इंडस्ट्री लगा सकें, या किसी तरह कोई बिजनेस या माइनिंग शुरू कर सकें। इसके अलावा इनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो ऐसे गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब पैसा उधार देके अधिक ब्याज इनसे वसूलते हैं। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इनकी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा इनके साथ जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, डॉक्टर की सुविधा नहीं होती, तो ये देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, वो भी इनके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ सोशली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब जो मेन शहरों में रहने वाले लोग हैं वो हमेशा इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो इनके पास नहीं आते या पास नहीं रहते उस तरह से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनकी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया है, तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने एक तो रिजर्वेशन दे दिया है, जिसमें एसटी जो होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनको रिजर्वेशन दिया है एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, और भी कई जगह पर। तो उस रिजर्वेशन से ये जो है उभर कर आ सकते हैं नौकरियों के थ्रू। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 244 है, जहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया 5th शेड्यूल के अंदर, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द मेन लैंड इंडिया, कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको जंगल से निकाल कर मेन शहरों में बसाना है, मेन गांव में बसाना है। ये हमारे 5th शेड्यूल में बोला गया। और 6th शेड्यूल में भी एक व्यवस्था की गई है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो अधिकतर ट्राइबल कम्युनिटी के मेन गढ़ है, जहाँ पे मेन लोग ये रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं शुरू करनी है। और आर्टिकल 46 कहता है हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। कहाँ पे प्रमोट करना है? ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। आर्टिकल 275 कहता है कि हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें कुछ फंड देना है ताकि ट्राइबल एरियाज़ की डेवलपमेंट की जा सके। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न हो गए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सबसे स्पेशल प्रोविज़न जो है तो वही है जहाँ पे हम इनको रिजर्वेशन देते हैं एजुकेशन में, जॉब्स में, इन सब चीज़ों में। इसके अलावा हमारे पंचायत हो गए, ठीक है, पंचायत का एक्सटेंशन हमने जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी जो एरिया है वहाँ पर भी कर दिया। वहाँ पर भी पंचायतों के चुनाव होने शुरू हो गए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ों को समझ सकें और समाज के मेन स्ट्रीम में आ सकें।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो कहता है फैमिली क्या है। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मैंने वीडियो में दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है फैमिली। फैमिली क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या फ़र्क है, और इसके मेरिट डीमेरिट। ये फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो फैमिली अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जो ब्लड रिलेशन में लोग होते हैं वो एक फैमिली के रूप में साथ रहते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? हैंड रेस किया है ना? चलो। तो जो ब्लड रिलेशन में जुड़े लोग होते हैं या मैरिज से, जैसे शादीशुदा जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो, या फिर गोद लिए हुए बच्चे, ये सारे जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप को फैमिली का नाम दिया जाता है। तो फैमिली में क्या डेफिनेशन में आ गया, ब्लड रिलेशन से जुड़े लोग, मैरिज से जुड़े लोग और एडॉप्शन से जुड़े लोग एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, उसे फैमिली कहते हैं। ये इमोशनली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम फैमिली के टाइप्स की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर दो तीन तरह के परिवार नज़र आते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे मतलब बेटे की शादी होती है तो पिता से अलग होकर अपना घर बसा लेता है। फिर दूसरा अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली के अलावा, जॉइंट फैमिली, जहाँ पे दादा और पिताजी और बच्चे शादी के बाद भी एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ पे जिसको हम फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फैमिली को, अगर हम अथॉरिटी के हिसाब से बांटें कि कौन घर का प्रमुख होगा, तो प्रमुख में पहले अगर पिताजी का राज चलता है घर में तो वो पैट्रिर्चल फैमिली कहलाती है। यहाँ पे जो मेल मेंबर होते हैं उनकी अथॉरिटी चलती है पूरे परिवार में। अगर वो मैट्रिर्चल फैमिली है तो यहाँ पे मम्मी जो होगी, एल्डेस्ट फीमेल मेंबर जो होगी फैमिली की, उसका ऑर्डर चलेगा। अगर हम रहने के हिसाब से फैमिली का बंटवारा कर दें तो पैट्रिलोकल फैमिली जो अपने हस्बैंड, जो वाइफ है अपने हस्बैंड के घर में रहती है, ठीक है, और बच्चे भी वहीं रहते हैं। और मैट्रिलोकल फैमिली जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के घर में आकर रहना शुरू कर देता है। इसके अलावा अब अगर हम शादी की बात करें तो हमारे इंडिया में जो पहले से शादियाँ चलती आ रही हैं, एक तो पॉलीगैमियस मैरिज है और मोनोगैमियस मैरिज है। मतलब मल्टीपल शादी करते थे पहले के हमारे हिंदू लोग जो थे या फैमिली जो थी वो, और एक व्यक्ति एक टाइम में एक एक ही बीवी रखता है, वो मोनोगेमियस फैमिली हो गई। तो मैनीगेमियस और पॉलीगेमियस दोनों तरह की शादियाँ इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जॉइंट फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जॉइंट फैमिली वो होती है जहाँ पे तीन पीढ़ी यानी कि 3 जनरेशन जो है एक ही छत के नीचे रहती हैं, और इसका जो इंचार्ज होता है या तो मदर, या तो कोई मेल एल्डर मेंबर होता है या फीमेल एल्डर मेंबर। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? ये फैमिली लार्ज फैमिली होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉमन होती है सभी की, और यहाँ पे जो घर का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मतलब शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल घर के अंदर कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर गाड़ी है तो गाड़ी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, घर के अंदर कोई हॉल है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, सबके बेडरूम तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉमन स्पेसेस जो होते हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब परिवार में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई दुविधा हो जाए, तो वो सब इसको कलेक्टिवली हैंडल करते हैं। इसके अलावा ये जो होती है अथॉरिटी, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी के रूप में और इकोनॉमिकल अथॉरिटी के रूप में काम करती है। अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो 3 पीढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पीढ़ियाँ साथ रहती है, वो जॉइंट फैमिली है। इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है जॉइंट फैमिली के? तो अगर पूछेगा एग्जाम में इसके बेनिफिट क्या है, तो एक तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है, मतलब परिवार में अगर एक बंदे की नौकरी चली जाएगी तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रह सकता है, दूसरे की इनकम से, सैलरी से उसका काम चल सकता है। इसके अलावा सोशल मतलब सोशल मजबूती मिलती है, इससे सोशल बाउंडिंग होती है। तो बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की देख रेख में अच्छी ग्रोथ या अच्छे संस्कार ले सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल और इकोनॉमिकल सपोर्ट तो हो ही गई, और एजुकेशनल के लिए भी, मतलब ये एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम करता है क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है परिवार की। तो ये हो गया आपका जॉइंट फैमिली के मेरिट्स या उसके फायदे। जो अगला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ वीडियो में वो है सोशलाइजेशन क्या होता है? तो सोशलाइजेशन और या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब है समाजीकरण। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है, इंटलाइज द वैल्यूज, नॉर्म, बिहेवियर एंड स्किल नेसेसरी टू फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब एक व्यक्ति जो किसी परिवार या किसी फैमिली के अंदर रह रहा है, सोसाइटी के अंदर रह रहा है, वो सोसाइटी से सीखता है उसकी वैल्यूज,
उसके नॉर्म्स, उसके बिहेवियर को और उसके स्किल्स को। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक व्यक्ति के व्यवहार को ठीक करने का काम करती है। जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अगर सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी उसको समय समय पर सही और गलत की परिभाषा बता देती है। मतलब एक तरह से वो लुकिंग ग्लास का काम करते हैं। जो कूलेज की थ्योरी है, लुकिंग ग्लास, वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो सकती है सोशलाइजेशन के केस में। यहाँ पे इंडिविजुअल को उसी के लोग, उसकी सोसाइटी के, उसके आस पड़ोस के लोग बता देते हैं कि वो सही है या गलत है। इसके अलावा हाँ, मैट थ्योरी ऑफ सेल्फ। मैट थ्योरी ऑफ सेल्फ क्या कहती है, हार्वर्ड मैट की ये थ्योरी है। ये कहती है सेल्फ एमर्ज फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ टू पेयर। अगर जो सेल्फ है, अगर उसका आपको इमर्जेशन करना है सोशल इंटरेक्शन में, तो वो कैसे कर सकते हो आप, दो पार्ट्स के अंदर कर सकते हैं। पहला जो आई और दूसरा जो मी। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और ग्रुप अप्रोच दोनों को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा ये थ्योरीज हो गई हमारी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन के मेन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? मतलब कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इसके पार्ट है। जैसे फैमिली, सोशलाइजेशन में फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फैमिली से हम क्या सीखते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स, लैंग्वेज, ये सब हमें फैमिली से ही सीखने को मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि समाज का इम्पॉर्टेंट अंग जो है वो कॉलेज या स्कूल या वो प्राथमिक विद्यालय जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, यही आपको सोशल बिहेवियर सिखाता है। पीयर्स ग्रुप जिसे प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज में पीयर ग्रुप्स का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सही और गलत को उनके मतलब उनके दबाव की वजह से हो जाता है, जो पीयर ग्रुप्स होते हैं। मीडिया, मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में, जिसमें टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। ये सारी मीडिया जो है इंडिविजुअल के थॉट्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। रिलीजियन, अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म भी सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि धर्म ही शेप करता है आपकी मॉरल वैल्यूज़ को, एथिक्स को और आपके जो बिलीव्स हैं उनको। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में क्या आ गया आपका, टीचेस द प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक रोल विद इन द सोसाइटिकल स्ट्रक्चर। और कम्युनिटी, कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सोशलाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक कम्युनिटी ही आपको बताती है व्हाट इज़ अ रॉन्ग और व्हाट इज़ अ राइट। अगर हम सोशलाइजेशन की स्टेजेस की बात करें, कितने स्टेजेस हो सकती हैं, तो पहले इसके प्राइमरी स्टेज होती है, जहाँ पे हम, एक बच्चा जो होता है अपने घर से पहला सबक सीखता है समाज में कैसे जीना या कैसे रहना। तो वो चाइल्डहुड फैमिली, हाँ, वो उसके फैमिली टीचिंग्स हो सकती है चाइल्डहुड में। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी बात करें, तो बच्चा जब घर से निकलता है तो पहली बार वो कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, या फिर पीयर ग्रुप्स होते हैं उसके आस पड़ोस में जो लोग होते हैं, वो उसको सोशलाइजेशन की शिक्षा देते हैं। फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज के बाद वो कहाँ जाता है, टेरिटरी सोशलाइजेशन में। मतलब वो अपने एरिया या इलाके के अंदर जब घूमने लगता है, तो वो इन्वायरमेंट उसको बहुत चीज़ें सिखाता है, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहा है, उसका वर्क प्लेस या उसका मार्केट आसपास की, ये सब चीज़ें उसके ऊपर प्रेशर बनाती है। फिर आ गया आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये आपके फ्यूचर रोल्स को डिसाइड करता है, आपके कैरियर प्लानिंग में हेल्प करता है। तो ये आपका सोशलाइजेशन हो गया, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सोशल कंट्रोल की बात करें और डुखरीम्स की थ्योरी की बात करें, डुखरीम्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। तो सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है, तो सोशल कंट्रोल रेफर करता है मैकेनिज्म, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन बाय विच द सोसाइटी रेगुलेट द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप बिहेवियर टू ensure the conformity in the social norms and values. It helps to maintain the order, stability, cohesion with a community. अब है इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, तो पहले फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आते हैं जो सोशल को कंट्रोल करते हैं, जैसे लॉ। लॉ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लॉ से, कानून से डर कर ही क्राइम की तरफ को नहीं प्रवोक होता। इसके अलावा दूसरी बात करें तो वो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमें जो है रेगुलेट करती है हमारे बिहेवियर को। जैसे गवर्नमेंट ही हमें बताती है कि हमें टैक्स देना है, गवर्नमेंट ही बताती है हमें इन पॉलिसीज़ का फॉलो करना है, ये सब चीज़ें। फिर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो हो ही गए, इसके अलावा हमारे रिलीजन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। ये भी हमें सोशल बिहेवियर को ठीक करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ इनफॉर्मल ग्रुप भी हैं, जैसे आपकी फैमिली,
ठीक है, कम्युनिटी, ये भी आपको सिखाती है। अब जो डुक्रीम की थ्योरी है, डुक्रीम थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल, एमिली डुक्रीम कहते हैं कि जो सोशलॉजी है वो क्या है, वो एक सोशल कंट्रोल है, नेचुरल फंक्शन है सोसाइटी टू मेंटेन द कोहेशन एंड रेगुलेट द बिहेवियर। हिज थ्योरी रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडिटी। इनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडिटी के अराउंड घूमती है, जो रोल ऑफ नॉर्म्स एंड कलेक्टिव कंसाइसनेस की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे डुक्रीम की थ्योरी के, ये सोशल सॉलिडिटी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल सॉलिडिटी फाउंड इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी वेयर द इंडिविजुअल्स आर बाउंड by the shared norm, values and collective consciousness। हरे कृष्णा सभी को दंडवत जो प्रणाम। कलेक्टिव कंसाइंसनेस है उनका मतलब है सोसाइटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सभी का है, वो सब मिलकर ही सोसाइटी को शेप दे सकते हैं या सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। एमिली डुर्कheim की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी और उससे क्रिटिज्म भी करने पड़ेंगे। देखो, किसी चीज़ को अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो सबसे आसान तरीका है क्रिटिसाइज करने का कि जो उसके इम्पोर्टेंट्स है वो इसके क्रिटिज्म भी हो जाते हैं, तो जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके फ़ायदे हैं, वो इसके नुकसान भी। अगर हम अगला क्वेश्चन बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दे रखा है वीडियो में, वो है एसोसिएशन क्या है, व्हाट इज़ एसोसिएशन, और एसोसिएशन कम्युनिटी से किस तरह से अलग होता है। तो एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप जो वॉलेंट्री हो सकता है, मतलब लोग अपनी मर्जी से उस तरह के ग्रुप को बना रहे हैं, वो एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज जो है वो एसोसिएशन नहीं है, लेकिन कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चों की यूनियन है, जो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन है, वो एसोसिएशन, उसे एसोसिएशन में कवर किया जा सकता है। तो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है पीपल का, हु कम टुगेदर वॉलेंटरी टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्ट्स, interest or goals. If it is a structured social group with defined rules and a sense of purpose, such as clues, such as club, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी एसोसिएशन ही तो है। जैसे आपने वर्करों ने मिलकर ट्रेड यूनियन बना दी, या स्टूडेंट ने मिलकर स्टूडेंट यूनियन बना दी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो गई, ये सब एसोसिएशन। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि भाई कम्युनिटी में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है वो आपकी एसोसिएशन। लेकिन कम्युनिटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर विथ शेयर द इंटरेस्ट एंड डिग्निटी। जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ रहते हैं, जो उनके मतलब अपनी डिग्निटी के लिए काम करते हैं, वो कम्युनिटी कहलाता है। अगर इसके हम बेसिक्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्म बाय डेलिब्रेट एक्शन, ये डेलिब्रेट एक्शन से बनती है, एग्रीमेंट के थ्रू बिल्ड होती है। और कम्युनिटी की बात करें तो ये नेचुरली अराइज हो जाती है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपके। इसमें ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। इसका स्पेसिफिक और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होता है जो एसोसिएशन है, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है आपके सॉलिडिटरी एसोसिएशन से। मतलब सॉलिडिटरी का मतलब ये फिक्स नेचर ऑफ ग्रुप होता है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो सोशल चेंज की बात करते हैं, तो सोशल चेंज क्या है, व्हाट इज सोशल चेंज। जब हम सोशली चेंज हो जाते हैं, सोशली चेंज होने का मतलब क्या है, हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं, हम इन्फोर्स कर रहे हैं। किसको इन्फोर्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को, जैसे कोर्ट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको। की फीचर्स क्या क्या है इसके, पहला है यूनिवर्सलिटी। ये जो रूल्स हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, मतलब ये जो रूल्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं, किसी एक जगह नहीं। फिर है बाइंडिंग अथॉरिटी, एनफोर्सेबल बाय द स्टेट, ये स्टेट के थ्रू लागू की जाती है। जो ये आपके होते हैं ना लॉ, जो लॉ है वो स्टेट लागू करती है, राज्य लागू करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका रोल क्या है लॉ का, तो लॉ का रोल क्या है, सोसाइटी को मेंटेन करना, सोसाइटी के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस को बनाए रखना, और जो वायलेटर ऑफ लॉ है, जो वायलेटर ऑफ रूल्स है, उनको सजा देना। तो क्या ये लॉ जो है वो सोशल चेंज में भी अपनी कोई इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। क्या लॉ की वजह से कोई सोशल चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली लॉ की वजह से सोशल चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर लॉ ना हो सोसाइटी के अंदर तो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगेंगे।
मतलब किसी को परेशान भी कर सकते हैं, किसी के राइट्स का वायलेशन कर सकते हैं, इन्फ्रीजमेंट ऑफ राइट्स कर सकते हैं, या दूसरे किसी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करना है, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है, झगड़े निपटाने, तो हमें रूल ऑफ लॉ लागू करना पड़ेगा, लॉ का शासन लाना पड़ेगा। तो क्या जो लॉ है वो आपके सोशल सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करता है, कंट्रोलिंग के साथ साथ ये इस्टेब्लिशिंग का भी काम करता है। कैसे लॉ इस्टेब्लिश करता है कि जो सोसाइटीज़ होती है उसमें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन सबको गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो राइट एंड ड्यूटीज़ होते हैं, राइट एंड ड्यूटीज सिटीजन्स के, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैलेंसिंग द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। इसके अलावा ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है जो लॉ होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति को जब सजा देता है जब वो लॉ का वायलेशन करता है। अब अगला है आपका प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेशर ग्रुप क्या है और प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है। देखो, प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं और किसी भी चीज़ को या किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसे हम प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। देखो, प्रेशर ग्रुप क्या है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, इंडिविजुअल्स है जो मिलकर इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, डिसीजंस को और एक्शंस को, टू सीकिंग द गेन ऑफ द पॉलिटिकल पावर डायरेक्टली। ये पॉलिटिकल पावर में होती है। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो सरकार कोई भी अगर डिसीजन लेगी तो उसको इफेक्ट करने की पावर राहुल गांधी के पास भी, वो संसद में उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं और सवाल उठा के वो सरकार से कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं जो लीडर अपोजिशन होते हैं या फिर अपोजिट पार्टी जो होती है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं जो सरकार को मेजर फंडिंग करते हैं। ये लोग भी प्रेशर ग्रुप का ही काम करते हैं। मतलब ये ऐसी पॉलिसीज बनवा देते हैं सरकार की जो इनके फ़ायदे के लिए होती है। तो ये भी प्रेशर ग्रुप हो गए। इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं समाज के अंदर। जैसे कोई कोई मान लो इतना बड़ा कोई ऋषि है, कोई मुनि है या कोई साधु है, जो वो भी जैसे बाबा रामदेव एक टाइम पे गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लुएंशियल पावर रखते थे, वो भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते थे, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, वोट चाहिए अगली बार चुन के आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और वो वोट कहाँ से मिलेगा, इन लोगों के फॉलोवर से मिलेगा। तो ये भी प्रेशर ग्रुप होते हैं। और ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दोनों तरीके के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल ग्रुप ही जो है प्रेशर ग्रुप होते हैं, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप भी प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। तो प्रेशर ग्रुप के अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं नेचर में। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये अधिकतर फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे मैंने बताया, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो प्रेशर ग्रुप हैं वो केवल उन पॉलिसीज के ऊपर फोकस करते हैं जो उनको इफेक्ट करे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, वो भी प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, वो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वॉलेंट्री मेंबरशिप की बात अगर हम करें तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके मेंबर बनने के लिए व्यक्ति की मर्जी होनी चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती ये नहीं कि ज़बरदस्ती इसका मेंबर बनाया जाए। अगर हम प्रेशर ग्रुप की बात करें तो प्रेशर ग्रुप के सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, इसका रोल क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ पीपल को, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसान दिल्ली आके आंदोलन करते हैं तो किसान क्या है, प्रेशर ग्रुप है, और वो किसकी मांगों के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों की मांगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लो 200 किसान इन दिल्ली आ गए तो 200 किसान पूरे भारत के जो मान लो 2 लाख किसान हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। इसके अलावा पॉलिसी इन्फ्लुएंस, जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ को इफेक्ट करते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा या नुकसान दे सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पावर, गवर्नमेंट की पावर तो किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। तो कुछ वॉच डॉग्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी पर नज़र रखते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, इंटरनेशनल कैंपेन आ जाते हैं जो हम करप्शन के अगेंस्ट चला सकते हैं। स्ट्रेथिंग द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेथन देना मतलब मजबूती देना, ये भी प्रेशर ग्रुप का ही काम होता है। कैटलिस्ट ऑफ द सोशल चेंज, ये सोशल चेंज भी लाते हैं। अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि प्रेशर ग्रुप के क्या लिमिटेशन है, तो ये बायस होते हैं टूवर्ड द अलाइड इंटरेस्ट। मतलब अगर ये बिजनेस हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बिजनेस की तरफ ये बायस होते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। दूसरी तरफ उनका झुकाव कम होता है। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों के ऊपर। फॉर एग्जांपल, किसानों का ग्रुप आया दिल्ली, 100 किसान आ गए, 200 किसान आ गए, लेकिन इनका सारा जो प्रभाव है वो किसके ऊपर है, पूरे देश के किसानों के ऊपर है।
तो ये जो भी डीलिंग करेंगे सरकार के साथ बैठ के, वो पूरे देश के सरकार पूरे देश के किसानों को फ़ायदा पहुँचाएगी। फिर कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं होना चाहिए। तो ये आपका प्रेशर ग्रुप हो गया। प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला है आपका किनशिप। किनशिप क्या है और रोल क्या है किनशिप का सोसाइटी में। तो अगर हम किनशिप की बात करें तो सिस्टम किनशिप क्या है, सोशल रिलेशनशिप है, बॉन्ड्स है जो फॉर्म किया जाता है ब्लड टाइज के पीछे, मतलब जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं वो, या फिर मैरिटल रिलेशन जो हमारे शादी से जुड़ने वाले रिश्ते हैं वो, या फिर एडॉप्शन जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस पेरेंट्स की आ गई जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब है रोल ऑफ किनशिप। किनशिप का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला रोल क्या है, सोशली ऑर्गेनाइज करना फैमिली को और ग्रुप्स को। फिर रेगुलेशन ऑफ मैरिज, जितनी भी शादियां उनको रेगुलाइज करना। फिर अगला है सोशल सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे फाइनेंशियल इमोशनल मोरल सपोर्ट मिलती है। फिर कल्चर ट्रांसमिशन, जो हमारी कल्चर वैल्यूज होती हैं, ट्रेडिशन होती है, उनकी जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किनशिप का जो नेटवर्क है वो उसको मीडिएट करके डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकता है। अब किनशिप के फॉर्म्स क्या क्या, मतलब कितनी तरह का होता है किनशिप फॉर्म्स। पहला पैट्रिनल किनशिप, यहाँ पे जो पेरेंट्स की साइड से यानी कि फादर की साइड जितने लोग होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। मैट्रिनल किनशिप, जो माता की साइड से लोग होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फिर है बाइनरियल और बायलैटरल किनशिप, जो दोनों तरफ से, माता पिता दोनों तरफ से। इसके अलावा रिलेशनशिप पे बेस करके हम किनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। फिर है So, इम्पोर्टेंस क्या है किनशिप की। sir, I want to know one question. किनशिप कर रहे हैं अभी हम, किनशिप का सर क्वेश्चन आप टॉपिक पढ़ा। सर मुझे ये कंफर्म करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा किंगशिप का या किसी भी टॉपिक का, तो 20 मार्क्स के लिए कितनी शीट यूज करनी होंगी? आपको 20 मार्क्स के लिए अगर देखो कम से कम 4 पेज भरने होंगे, मैक्सिमम पेज, 4 पेज का 4 पेजेस। मतलब होता है कि एक पेज का फ्रंट और बैक, ये दो हो गए, फिर फ्रंट और ओके। वो 4 हो गए ऐसे। पर सर हमारे टोटल जो शीट्स आती हैं वो 28 शीट्स आती हैं, और टीचर्स कहते हैं कि इससे ज्यादा शीट्स नहीं मिलेंगी। नहीं, सप्लीमेंट्री शीट नहीं होती बोर्ड के एग्जाम की तरफ। आप ओके। 8 शीट में ही आंसर लिख हेलो, सकते हैं। यस सर। तो इसकी प्लानिंग ये सर, होगी यस सर, कि आई हैव अ 30 क्वेश्चन। मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप 5 5 शीटें भरते हैं तो 15 शीट आपकी इसमें भर जाएंगी। फिर हमारा सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 10 10 मार्क्स के। तो 3 से 4 पेज, आप मैक्सिमम 4 मिनिमम 3 पेज यहाँ पे भरेंगे। तो आपने 4 4 भरे तो 15 और 8 शीट हो गई, 23 पेज हो गए। फिर सेक्शन ए में अगर हम देखें तो 4 4 मार्क्स से 5 क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स के लिए हमें केवल एक पेज पे आंसर लिखना है। तो 5 पेज वहाँ भर जाएंगे, तो 23 और 5 28 शीटें आपकी भर जाएंगी। और अगर आपने हेलो मिनिमम सर। वाला किया तो आपके कितने पेज कम हो जाएंगे, 3 2 5 पेज आपके कम हो जाएंगे, आपकी 23 शीटें भर जाएंगी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए, आवाज़ कम आ रही है। हेलो सर, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ, बोलिए। यस सर, नमस्ते सर। मेरा नाम हिमांशु है। एक्चुअली मैं 3rd ईयर में हूँ, बट मेरे को फर्स्ट ईयर के इस बार एग्जाम देने थे। मेरी बैक है सोशलॉजी में। तो फिर जो मेरे को सोशलॉजी में तैयारी करनी है वो अच्छी तैयारी करनी है, या फिर वो जो बैक के एग्जाम देने हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं? आपको भी यही पेपर आएगा जो इनको आ रहा है बैक के एग्जाम में। आपको जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा सर, तो फिर सर जो बैक का एग्जाम देता हूँ उसमें कोई रूल होता है, मतलब वो अच्छे से एग्जाम करके आना होता है, या बस ऐसे ही करियो? आपको बैक में यही रूल है सेम, लेकिन जो एक्स स्टूडेंट उठते हैं उनका पेपर अलग आता है। बाकी बैक का पेपर यही आता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और आप चेकिंग भी इन्हीं की तरह होती है जैसे इनकी होगी। उसमें आपको अच्छा चांस है निकालने का पेपर, क्योंकि एक्स स्टूडेंट के लिए तो चेकिंग भी टाइट हो जाती है, पेपर भी थोड़ा सा हार्ड आता है। तो इसलिए कोशिश करो अभी निकाल लो इसको। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो बैक आती है ना आपकी, वो जी। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इस सेमेस्टर का थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अच्छा सर, बाकी आप मेरे को बता सब्जेक्ट सकते हो हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारी बैक आती है?
क्या? हम ऐसी क्या-क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारी बैक आती है? अच्छा, गलतियाँ देखो वही है, सबसे बड़ी गलती है कि आंसर आप ठीक से लिखते नहीं हैं। आंसर का जो आपका एक्सप्लेनेशंस होता है वो करेक्ट नहीं होता, या फिर आपका प्रेजेंटेशन में कुछ कमियाँ होती हैं। देखो जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें जब ही होती है। क्यों होती है डिफ़िकल्टीज़? क्योंकि एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता, पैटर्न नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता, सीसीएस का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने होती है कि सिलेबस कैसे कवर करें। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक दिखते हैं, बुक कोई प्रॉपर है नहीं मार्केट में, जो केवल सीसीएस के लिए बनी, और जो हैं, जो मानसी वगैरह हैं, वो सही नहीं है, उनके आंसर बढ़िया नहीं है। मानसी, यूलाइक, इस तरह की किताबों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इन्हीं कन्फ्यूज़न के बीच में फँस के रह जाते हैं। लेकिन जब एक बार वो सीख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर उनके लिए आगे के सेमेस्टर ईज़ी हो जाते हैं। जी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस सर। बट सर मुझे एक लास्ट बात और पूछनी थी। एक्चुअली मैं ना मेरे को पेपर हिंदी में करी हुआ है इंग्लिश में। अगर मान लो मेरे पास टाइम कम रहता है और मैं पेपर हिंदी में कर लेता हूँ, पर कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल मेंटेनेंस, वर्डेबल, तो मैं उन्हें इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ या मेरे को हिंदी में ही लिखने पड़ेंगे? नहीं, आप हिंदी में अगर पेपर लिखना है तो कुछ वर्ड बीच में इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि सर एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था अगर हम हिंदी में पेपर लिख रहे हैं, अगर हमने एक भी वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया, तो फिर बैक आने के चांसेस हो जाते हैं। आपको क्या बोला किसी ने कि अगर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो बैक यस, आएगी? जी, जी, हाँ, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर टीचर कॉपी काट देता है, फिर चेक नहीं करता। ऐसा नहीं है, जी, आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो मैं आपको बता दिया था, अब मैं बताऊंगा आपको। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का किस तरह से सिस्टम होता है। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन में समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइज ग्रुप है, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जो समाज के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए काम करता है। ठीक है, ये वर्क टुगेदर, मतलब सॉरी, ये मिलकर काम करते हैं जो पॉलिटिकली किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए, जिसमें आपका गवर्नमेंट के अंदर आना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनना, ये सब इनके मकसद रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये शेयर्ड आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं, मतलब इस पॉलिटिकल पार्टी में जितने लोग होते हैं उन सबकी आइडियोलॉजी सेम होती है। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। फिर इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब ये चुने जाते हैं जनता के थ्रू, और तब ये ग्रुप के रूप में काम करते हैं। इनका गोल होता है गवर्नेंस करना। ये रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, और बेसिकली इनका काम होता है पब्लिक पॉलिसीज़ बनाना, पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ बनाना, और लोगों को सोशली इंटीग्रेट करना, मतलब मिलकर लोग देश की भलाई के लिए काम करें, ये डिसाइड करना। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर आ सकता है आपको क्वेश्चन। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि टाइप्स क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है किसी कंट्री के अंदर, जैसे अमेरिका में एक दो पार्टी होती है, लेबर पार्टी और वो, तो वही पार्टी जो है, नहीं सॉरी, वो टू पार्टी हो गए जो अमेरिका में। और सिंगल पार्टी होता है जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाइना। चाइना में सोशलिस्ट पार्टी एक पार्टी है, बस वही चलती रहती है। इसके अलावा मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जैसे इंडिया में, यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी भी है, बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, ऐसे बहुत सारी पार्टी हैं। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। इसके अलावा आपको क्वेश्चन एक और आ सकता है, वो आ सकता है रिलीजन के ऊपर, कि रिलीजन क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिलीजन, रिलीजन से आप क्या समझते हैं, या रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिलीजन मतलब एक व्यक्ति का जो बिलीफ होता है, विश्वास होता है, उसकी प्रैक्टिसेस होती है, उसकी मॉरल एथेंटिसिटी होती है, उसे हम रिलीजन कहते हैं, धर्म, उसे हम धर्म कहते हैं। जिसके कुछ वर्शिप के रूल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। ये स्केयर्ड मतलब बिलीफ्स में विश्वास करते हैं, मतलब पवित्र चीज़ों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये जो रिलीजन है इसका ओरिजिन क्या है। तो इसके ओरिजिन क्या है हमारा, इसके ओरिजिन है जो हमारे पुराने लोग थे, पुरानी परंपराएं थी, जो हमारे पूर्वज करते चले आए, वही हम भी करते चले आ रहे हैं। और एक रिलीजन जहाँ पे हमारा बर्थ हो रहा है, मतलब जन्म के हिसाब से हमारा रिलीजन डिसाइड होता है। जिस भी धर्म में हम पैदा हो जाते हैं वही हमारा धर्म बन जाता है, ठीक है। और चाहे प्रॉब्लम्स क्या है इसकी,
यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक संप्रदाय, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे ये हैं कि लोगों को ये एक यूनिटी के रूप में इकट्ठा रखते हैं। दूसरे, ये जो है समाज के लिए या धर्म के नाम पर अपने समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ सोसाइटी? सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, लोगों का एक ग्रुप है जो कॉमन गोल के साथ या कॉमन जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो कॉमन सोशल रिलेशनशिप से चलते हैं। इनके जो वैल्यूज़ होती हैं, गोल्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं। ये मिलकर उन गोल्स के लिए काम करते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ सकता है? तो सोशल रिलेशनशिप, शेयर्ड कल्चर, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, इंटरडिपेंडेंस, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो लगभग मैंने ना आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर दिए। बाकी एक और क्वेश्चन है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिसमें आप डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उससे आप रिलेट करते हैं, वो आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन करने को भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो लगभग हमने अधिकतर सभी टॉपिक को डिस्कस कर दिया। कोई रह गया और आपको याद हो तो आप पूछ लो एक बार। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैंने ट्राइबल वाला जो क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं ट्राइबल सोसाइटी के लिए, वो हमारे टीचर बता रहे थे कि वो डिलीट है इस बार। रूल्स नहीं, हमें प्रॉब्लम्स की बात करनी है, ट्राइबल कम्युनिटी की प्रॉब्लम ओके सर। और उसके सोल्यूशन क्या है। और सोल्यूशन कहाँ पर? इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लीगल सिस्टम से क्या सोल्यूशन दे रहा है वो करना है। और ट्राइबल कम्युनिटी का क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि ट्राइबल क्वेश्चन हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। ट्राइबल टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और कुछ? सर एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि सर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब जैसे कि हाँ, किसी का जो क्वेश्चन है वो आंसर 2 पेज में खत्म हो जा रहा है और कोई है 3 पेज में। तो सर जरूरी तो नहीं है कि जितना आंसर वो पूछेंगे या क्वेश्चन उतना ही तो लिखेंगे जितना हमने प्रिपेयर करा है। देखो जितना वो पूछेंगे वो तो कम पूछेंगे, लेकिन हमें पूरा लिखना है आंसर। हमें 20 नंबर के आंसर को खींच के 5 पेज ले जाना है। अगर मान लो उन्होंने किसी छोटे टॉपिक पे पूछ लिया और आपका 2 शीट भरने के बाद टॉपिक खत्म हो गया, तो उससे रिलेट करके और भी चीज़ें उस चैप्टर के आप लिख सकते हो, उसी टॉपिक से जुड़ी हुई। लेकिन आपको शीट पूरी 5 भरनी है, 4 तो भरनी है। सर देखो मैं एलाबोरेट नहीं करेंगे तो हम मार्क्स कैसे मिलेंगे? सर जैसे बहुत से बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला था कि पैराग्राफ राइटिंग फॉर्मेट में लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे या थोड़ा सा हेडिंग वाइज लिखोगे तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा और आपका पेपर जो है कहीं ना कहीं छूट जाएगा फिर देखो पैराग्राफ भी, प्रेजेंटेशन। आप हर पैराग्राफ पे एक एक हेडिंग जरूर बनाना। हेडिंग लिखने का फायदा, देखो पॉइंट पॉइंट नहीं लिखने हैं, एक एक लाइन के पॉइंट नहीं लिखने हैं, लेकिन आपको ये जरूर करना है कि पैराग्राफ जब आप लिख रहे हैं तो बड़े बड़े पैराग्राफ बना दोगे तो एग्जामिनर उसको पढ़ेगा नहीं, आपको एवरेज मार्क देगा। लेकिन अगर आप हर पैराग्राफ की एक प्रॉपर हेडिंग बना दो, मतलब एक हेडिंग बनाई उसके नीचे आपने 3-4 लाइनों का एक्सप्लेनेशन लिख दिया, फिर दूसरी हेडिंग उसके नीचे 3-4 लाइनों का एक्सप्लेनेशन, वो सही तरीका है एग्जाम करने का। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बस पैराग्राफ 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 लिख देते हैं, तो मार्क्स फिर कम रह जाते हैं, वो 40, 42, 45 के बीच में मार्क्स सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारा टाइम नहीं होता पढ़ने का। अगर उसको जितना ईजी होगा ना याद आपके पेपर को चेक करने में, उतने आपके मार्क्स की वेटेज बढ़ जाएगी। चलिए।